वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। इस लेक्चर से हम ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं, जहां हम उनके संक्षिप्त जीवन परिचय को समझेंगे। इसके बाद कुछ उनकी संक्षिप्त पुस्तकें भी देखने वाले हैं और लास्ट में हम इनके राजनीतिक विचार और दर्शन का भी एक ओवरव्यू लेंगे, ताकि हमें अंदाजा लगाया जा सके कि इनका राजनीतिक चिंतन किस प्रकार का था। चलिए तो बढ़ते हैं इस लेक्चर की ओर और शुरुआत करेंगे हम इस महान शख्स को, जो समय समय पे लोगों द्वारा विभूषित उपाधियां या संज्ञाएं दी गई हैं, उनसे हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि अरस्तु का चिंतन और ज्ञान का क्षेत्र एक विस्तृत क्षेत्र हुआ है, इसीलिए इन्हें विभिन्न सिद्धांतों का जनक माना जाता है। इसी के अलावा इनके द्वारा विभिन्न नए डायमेंशंस या स्ट्रीम की भी खोज की गई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इन्हें पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का जनक अर्नेस्ट बारकर ने कहा है। इसी के अलावा राजनीति का पितामह शब्दावली का उपयोग इनके लिए ब्लांडस्ली ने किया है। शिक्षकों का शिक्षक या ज्ञानियों का गुरु इसे दांते जर्मिनो महोदय ने कहा है। प्रथम वास्तविक वैज्ञानिक विचारक जो कि डॉक्टर गार्नेट ने कहा है। आप याद रखिएगा, वैज्ञानिक राजनीतिक चिंतन कहा है इसे, या वैज्ञानिक राजनीतिक विचारक। क्योंकि अगर यहाँ दार्शनिक शब्द का यूज होता तो वो पॉलिटिकली कहा जाता है, दार्शनिक राजनीतिक विचारक। और अगर ये वैज्ञानिक हैं तो ये वैज्ञानिक क्यों कहे जाते हैं, इसकी हम लास्ट में चर्चा करने वाले हैं, जहां पे हम इनकी प्लेटो से तुलना देखेंगे। इसी के अलावा इसे यूरोपीय ज्ञान परंपरा का प्रतीक भी कहा है, जो कि रोजर बेकन महोदय ने कहा है। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, जो कि इसे मैक्सी महोदय ने कहा। ये इंपॉर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा जाता है। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, यानी अब दर्शन को राजनीति से अलग कर दिया गया है और यह एक विज्ञान की भांति एक स्वतंत्र विषय बन गया है। तो ऐसा मैक्सी महोदय ने कहा है कि यह काम करने का प्रयास जो अरस्तु महोदय द्वारा किया गया था। इसी के अलावा इन्हें संविधानवाद का पिता भी कहा जाता है और नागरिक समाज के आधुनिक विचार का जन्मदाता भी अरस्तु महोदय को कहा जाता है। नागरिक समाज का जन्मदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा नागरिकों के निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन से संबंधित कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, जबकि निजी जीवन से संबंधित कुछ अधिकार भी बताए गए हैं। तो ऐसे में इन्होंने दोनों पक्षों पे बात की है, इसीलिए इन्हें एक सिविल सोसाइटी के जो आधुनिक विचार है वो इसी पे है कि नागरिकों के कुछ अधिकार हो निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में उनके कुछ कर्तव्य भी हो। तो उन्हें पुस्तकालय विज्ञान का सिद्धांत या पुस्तकालय विभाजन सिद्धांत का जन्म भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनके जो निवास स्थान है वहां बहुत सारी किताबें हुआ करती थी, एक पुस्तकालय के जैसे हुआ करता था इनका निवास स्थान। और इनको प्लेटो द्वारा इनके जो निवास स्थान है इसे कहा जाता था विद्यार्थी का घर। विद्यार्थी का घर, ये इनके निवास स्थान को इनके गुरु प्लेटो ने उपाधि दी थी। एथेंस में इनसे पहले केवल एक व्यक्ति के पास पुस्तकालय हुआ करता था और यह दूसरे व्यक्ति थे जिनका अपना पुस्तकालय हुआ करता था। इसी के साथ, चूंकि ये आपको याद होगा कि सिकंदर महान के गुरु थे, तो इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। तो ऐसा भी है कि इन्होंने धन का खूब उपयोग किया पुस्तकालय और पुस्तकें इकट्ठी करने में। चूंकि जो विद्यार्थियों का घर इनके निवास स्थान को प्लेटो द्वारा कहा जाता था, इनके दो अर्थ लगाए जाते हैं। एक तो सकारात्मक रूप में कि ये बहुत पढ़ने लिखने और विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन दूसरे अर्थ में ये माना जाता है कि प्लेटो महोदय इन पर कटाक्ष भी किया करते थे या इन्हें एक केवल प्रारंभिक स्थिति में किताबी कीड़ा मानते थे, जो कि इनके लिए ऐसा कहा जाता था कि इनके यहाँ किताबों का इतना ढेर लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, जो कि एक महान व्यक्तित्व की आधारशिला रखी, जिसने अरस्तु महोदय का जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टेगरा मैसिडोनिया यानी वर्तमान ग्रीस में हुआ था और इनकी मृत्यु 322 ईस्वी में चेल्किस ग्रीस में हुई थी। इनके पिता का नाम निकोमेखस, जो कि राजा एंटीमेट्स का दरबारी चिकित्सक था। आप याद रखिएगा, एंटीमेट्स जो सिकंदर महान है उनके वंशज हैं
और इनके बाद जो सिकंदर शासक हुए तो फिर इनके अंदर भी अरस्तु ने काम किया एक शिक्षक के रूप में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक जीवन की बात करें तो ये 17 वर्ष की आयु में प्लेटो की जो अकेडमी है, जो कि उस टाइम का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, या जैसे पश्चिम का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, उसमें प्रवेश ले लिया था इन्होंने 17 वर्ष की आयु में। इसके बाद 20 वर्ष की आयु तक ये प्लेटो के शिष्य रहे। और प्लेटो के बाद ही यहाँ एक चीज और समझ ली, जब प्लेटो का निधन हुआ उसके बाद इन्होंने अकेडमी छोड़ दी थी, क्योंकि जब तक प्लेटो थे तब तक ऐसा माना जाता था कि अरस्तु ही प्लेटो के बाद अकेडमी के हेड होने वाले हैं। लेकिन जब प्लेटो की मौत हुई तो प्लेटो के भतीजे को इसका हेड बना दिया गया अकेडमी का। तो ऐसा माना जाता है कि अरस्तु से नाराज होकर उन्होंने अकेडमी छोड़ दी थी, और प्लेटो के बाद ही उनका झुकाव व्यवहारिक ज्ञान और वैज्ञानिक परंपरा की ओर तेजी से बढ़ा। और इसी के कुछ वर्षों बाद ही 343 ईसा में पूर्व में सिकंदर महान के ये शिक्षक नियुक्त हो गए। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि इनके जो पिता हैं या इनका जो वंश इस प्रकार का रहा है कि ये राजकीय सेवाओं में रहे थे, तो फिर सिकंदर को भी इन्हें शिक्षित करने का मौका मिला। और ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर जो है अरस्तु का एक अपने पिता के जैसा सम्मान किया करते थे, और ये बात प्लूटार्क ने अपने संस्मरणों में भी खूब लिखी है। इसके अलावा जब सिकंदर पूर्व की ओर आक्रमण करने गए, या आप इसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो ये भारत की साइड आक्रमण करने के लिए एथेंस से गया था। उस टाइम में एथेंस लौट आए थे और इन्होंने लाइसियम नाम का एक अपना विद्यालय खोला था। क्योंकि ये अकेडमी से बाहर आ चुके थे और उससे नाराज भी थे, क्योंकि उन्हें हेड नहीं बनाया गया था और ये उसका पद डिजर्व करते थे। तो इन्होंने अपनी एक अकेडमी खोली लाइसियम करके। इसके नाम से संबंधित दो अवधारणाएं चलती हैं। पहला तो ये कि एक निकटवर्ती मैदान था खेल का, उसके नाम पे इसका नामकरण हुआ था, और दूसरा एक निकटवर्ती मंदिर का भी एक कॉन्सेप्ट चलता है कि इसके नाम पे इसका नामकरण हुआ था। तो आप दोनों चीजें याद रखिएगा। इसके अलावा जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद अरस्तु पर एथेंस में आरोप लगाए जाने लगे, क्योंकि एथेंस वासी जो है वो सिकंदर से बड़े क्षुब्ध थे, क्योंकि उन्होंने उनके राज्य को जीत कर एक बड़े राज्य में मिला लिया था और एथेंस को एक कायदे से गुलाम बना लिया था। तो जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो एथेंस वासी पहले ही सिकंदर से नाराज थे। अब गुरु चेला तो बचा नहीं, बचा तो गुरु था, तो उस पर भी आरोप लगाने की तैयारी कर ली गई थी। और ये आरोप एक वहां के प्रसिद्ध पुरोहित द्वारा लगाए गए थे कि जो अरस्तु है वो यहाँ के युवाओं को और जो उससे शिक्षा लेने वाले उसके विद्यार्थी हैं उसको बलि और प्रार्थना के खिलाफ ये शिक्षाएं देता है। यानी बलि और प्रार्थनाओं को ना मानने की शिक्षाएं ये अपने विद्यार्थियों को देता है। तो ऐसे आरोप लगाने की इस पर तैयारी कर ली गई थी, आरोप पत्र दाखिल कर लिया गया था। इसी के बीच उन्होंने एथेंस छोड़कर वो चेल्किस चले गए और वहीं अंततः 322 ईसा पूर्व में एक बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आप थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा कि जैसा ये जो अकेडमी है, यहाँ के जो मुख्य विषय था वो एक रेखागणित था और दूसरा गणित था, यहाँ पढ़ाए जाने वाले दो विषय। इसी के साथ जो लाइसियम था उसमें पढ़ाए जाने विषय मूलतः प्राणी शास्त्र और दूसरा इतिहास। इसमें दो विषय मुख्यतः पढ़ाए जाते थे, एक तो प्राणी शास्त्र और एक इतिहास। और जब इन्होंने एथेंस छोड़ा तो ऐसा कहा जाता है कि अपने गुरु के गुरु सुकरात को याद करते हुए इन्होंने एथेंस वासियों को कहा कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। यानी जैसे कि उन्हें विष का प्याला देके मार दिया गया था, कुछ ऐसी ही तैयारी अरस्तु के लिए भी कर ली गई थी एक आरोप पत्र के द्वारा, लेकिन उससे पहले इन्होंने एथेंस छोड़ दिया था। एक और कहानी है इनकी मृत्यु से संबंधित। कुछ विद्वान ऐसा मानते थे कि सिकंदर की मौत के बाद इनका जो वैभव ऐश्वर्य वो था सब चला गया था, तो ये अवसाद में घिर गए थे और अपने गृह राज्य एथेंस भी नहीं जा सकते थे। तो इन्होंने जहर पी के आत्महत्या कर ली थी अपनी। ये भी एक कहानी चलती है, बाकी सच्चाई जो भी हो। आइए तो अब हम उनकी
कुछ प्रमुख रचनाएं और ग्रंथों पर चर्चा करते हैं। अरस्तु ने विभिन्न विषयों पर लगभग 200 ग्रंथ लिखे, जिनमें से कई नष्ट हो चुके हैं। एक्चुअली क्या है कि जो प्लेटो के डायलॉग थे या उनकी किताबें थी वो व्यवस्थित हैं और एक क्रम वाइज में उनमें रोचकता है, क्रमबद्धता है और स्पष्टता है उन ग्रंथों में। लेकिन जो अरस्तु के ग्रंथ हैं उनमें ऐसा नहीं है और कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये जो अरस्तु द्वारा लिखे गए वास्तविक ग्रंथ थे वो है ही नहीं। एक्चुअली जो हमें प्राप्त हुए हैं वो केवल एक फुटनोट मात्र हैं, जो अरस्तु या अरस्तु के शिष्यों द्वारा जब अरस्तु शिक्षण कार्य करता था तब तैयार किए जाते थे और यह फुटनोट बाद में अरस्तु के द्वारा ना तो देखे गए ना उनका रिव्यू किया गया, इसलिए उसमें अनेक त्रुटियां हैं, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है बहुत सारे, उसमें अशुद्धियां भी हैं, तो ऐसे उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इसी के अलावा इसमें प्रवाह की भी कमी है इनके ग्रंथों में, चूंकि कई ग्रंथ तो पूरे भी नहीं है और पॉलिटी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है जो इनका फेमस ग्रंथ है ये पूरा नहीं हुआ है, पूरा मिला ही नहीं है। लेकिन इनके ग्रंथों की जब आप रेंज देखेंगे कि कितने विषयों पे इन्होंने लिखा है, कितने क्षेत्रों के बारे में इन्होंने लिखा है, कितना एक्चुअली इन्हें जीव विज्ञान, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, जीव विज्ञान का भी इन्हें पितामह कहा जाता है अरस्तु को। तो आप सोचिए राजनीति से लेकर जीव विज्ञान तक, दर्शन से लेकर गणित तक, प्राणी शास्त्र से लेकर एथिक्स तक इन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चाएं की हैं। तो आइए संक्षिप्त में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बाकी आगे हम इनकी डिटेल में चर्चा करने ही वाले हैं। द पॉलिटिक्स में आदर्श राज्य की परिभाषाएं दी गई हैं, इसकी राज्य की उत्पत्ति, राज्य का प्रबंधन, राज्य की प्रकृति, नागरिकता, दास, इन सब विषयों पर व्यापक चिंतन इसमें देखने को मिलता है। इसी के साथ जो इनका अगली महत्वपूर्ण कृति है द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 158 देशों के संविधान की तुलना की गई है। आपने जैसे कि पहली स्लाइड में देखा था कि इन्हें तुलनात्मक राजनीति का जनक कहा जाता है, तो वो कारण उसका यही है क्योंकि इसने 158 देशों के संविधान, यानी संविधान का जो आसन बेसिकली होता है वो शासन प्रणाली से संबंधित है, तो वहां की शासन प्रणाली का अध्ययन इन्होंने किया था 158 देशों की, जिनमें मुख्यतः एथेंस की शासन प्रणाली भी शामिल थी। इसी के साथ ये जो अगली किताब है वो निकोमेनियन इथिक्स, जो कि इनके पुत्र के नाम पे है, उसमें नैतिकता और आदर्श जीवन पर चर्चा की गई है। इसी के साथ इसमें मानव आत्मा पर भी चर्चा हुई है और एक, अगर आप मानव आत्मा से समझ पाए होंगे तो एक इंसान का वो टेलियोलॉजिकल यानी प्रयोजनवादी दृष्टिकोण से भी अध्ययन किया गया है। प्रयोजनवादी अध्ययन भी हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है और इसी ग्रंथ में बताया गया है कि मानव का जो अंतिम उद्देश्य है यानी टेलोस क्या है, तो ग्रीक भाषा में उसके लिए एक शब्द यूज होता है यूडीमोनिया। यूडीमोनिया इसका यूज किया गया है और इसका अर्थ होता है, बेसिकली हम इसे खुशी से लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा सुकरात महोदय, सॉरी अरस्तु महोदय कहा करते थे कि ये खुशी से बढ़कर है। चलिए आगे देखते हैं। काव्य शास्त्र, पोएटिक्स पर भी इन्होंने रचना की है, मेटाफिजिक्स, इसके अलावा ऑर्गेनन और भौतिकी और अलंकार शास्त्र, यानी व्यापक रेंज रही है इनके लेखन की। बाकी हम कुछ किताबों को आगे व्यापक रूप में भी देखने वाले हैं। अब किताबों के बाद हम इनके दार्शनिक और राजनीतिक विचारों का एक ओवरव्यू लेने वाले हैं, ताकि हम आने वाले लेक्चर्स में इनका व्यापक अध्ययन कर पाए और हमारे दिमाग में एक छवि बन पाए। तो पहले हम इनके दार्शनिक विचारों की चर्चा करेंगे। तो इनका दार्शनिक जो मेन विचार है वो कारणवाद का सिद्धांत है, यानी किसी वस्तु का कारण क्या है, वो क्यों उत्पन्न हुई है, और यहीं से प्रयोजनवादी भी एक दृष्टिकोण सामने आता है। प्रयोजनवादी कि किसी वस्तु के होने का या बनाने का प्रयोजन क्या है, तो इसमें वो 4 कारण बताते हैं। एक तो भौतिक, दूसरा निमित्त, तीसरा स्वरूप और चौथा अंतिम कारण। इनके द्वारा अगर किसी वस्तु का हम अध्ययन करेंगे तो हम उसका प्रयोजन जान पड़ेगा और इसी आधार पर वो मनुष्य का भी अध्ययन करते हैं, जैसे कि हम देख चुके हैं। तो इसका अल्टीमेट एम है, टेलोस जो है वो खुशी मानते हैं, यूडीमोनिया। और इनका एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यह भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, सुनहरे माध्य का सिद्धांत, और इसके अनेक नाम है। सुनहरे माध्य के अलावा इसे औसत का तर्क भी कहा जाता है, औसत का तर्क। इसके अलावा स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत भी इसे संक्षिप्त में कहा जाता है। बेसिकली ये एक व्यवहारिक व्यक्ति थे अरस्तु, और इसके पीछे, इनके व्यवहारिक होने के पीछे एक छोटा सा ऐसा कॉन्सेप्ट भी आप समझ सकते हैं कि जब ये प्लेटो से मिले थे तब प्लेटो अपनी
जीवन के अंतिम दिनों में थे और वो द लॉज को लिख रहे थे। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि लॉज में दुनिया का व्यावहारिक वर्णन किया गया है, वो कानूनों के शासन की बात यहाँ पर करने लगे थे। तो उसी समय अरस्तु भी उनसे मिले, तो उनके जीवन पर भी वही छवि पड़ी व्यवहारिक जीवन की, और एक आदर्शवादी ना होके एक अनुभवी होने की छवि उनकी बनी। इसी के साथ उन्होंने दुनिया को एक मध्यम मार्ग पर चलने की सलाह दी और अतियों से बचने की सलाह दी। बेसिकली ये दो अतियों के बीच में आप चलें तो इसे मध्यम मार्ग कहा जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि राज्य में ना तो बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति होने चाहिए, ना बहुत ज्यादा गरीब, एक मध्यम रेंज लेके चलना चाहिए और मध्यम वर्ग का शासन होना चाहिए। तो यहाँ से हम उनका मध्यम मार्ग का सिद्धांत समझ सकते हैं। बाकी हम इसकी व्यापक चर्चा आगे करने वाले हैं। और इसके आगे उनका ज्ञान की 3 श्रेणियां भी एक उनका दार्शनिक विचार माना जाता है, जहां 3 सिद्धांत वो देते हैं, यानी ज्ञान की 3 श्रेणियां बताते हैं। एक तो थ्योरिया, और दूसरी पोएसिस, और तीसरी प्रैक्सिस। प्रैक्सिस की अवधारणा को आप कार्ल मार्क्स के अंतर्गत भी पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो पहला वाला है थ्योरिया, इसमें जो कि हम सोच सकते हैं किसी ज्ञान के बारे में। दूसरे पोएसिस में हम उसका निर्माण करते हैं, और तीसरा प्रैक्टिस की अवधारणा में हम उसको व्यवहारिक जीवन पे लागू करते हैं। अभी आप थोड़ा सा इसे सुन मस लीजिए, समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम इनके आने वाले लेक्चर्स में विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। आइए अब इनके कुछ राजनीतिक विचार भी जान लेते हैं। और इनका सबसे प्रमुख राजनीतिक विचार है आदर्श राज्य का सिद्धांत, जिसे इनकी पुस्तक पॉलिटिक्स में ये दे रखा है। तो हम इसे भी विस्तार से चर्चा करने वाले। इसमें राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति, राज्य के प्रकार, और वही संविधान के प्रकार भी इसमें दिए गए हैं। ये संविधान के प्रकार हैं जो वो प्लेटो की पुस्तक द स्टेट्समैन से लिए गए हैं। तो आप याद रखिएगा, स्टेट्समैन से ये ग्रहण किए गए हैं। ये भी 6 प्रकार के हैं। ये इनकी मौलिक विचार नहीं है, ये प्लेटो से ग्रहण किए गए। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण विचार है वो नागरिकता का विचार है। ये शानदार विचार है, और नागरिकता से ही संबंधित एक दास का विचार, जहां वो कहते हैं कि जो अवकाश है वो कार्य से बेहतर है। आप थोड़ा सा इसे याद रखिएगा, अजीब ही एक लगता है सुनने में, लेकिन इसके पीछे बड़ा अच्छा दर्शन छुपा हुआ है। तो इसे हम आगे देखेंगे कि जो अवकाश है वो कार्य से बेहतर है, और अवकाश के लिए वो दासों का होना जरूरी मानते थे। इसके अलावा विधि का शासन, जो कि उन्होंने पुनः दालौस से ग्रहण किया हुआ है, प्लेटो का विचार है, और इसे व्यापक रूप से आगे बढ़ाया हुआ है, इसीलिए उन्हें व्यवहारिक विचार कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और मेरा मानना है कि इनके दार्शनिक विचारों और राजनीतिक विचारों को विस्तार से समझने से पहले हमें इनकी प्लेटो से एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन कर लेना चाहिए, ताकि हम समझ पाए कि दोनों में अंतर क्या था। और चूंकि आप प्लेटो को पढ़ चुके हैं तो बेहतर रूप से समझ में आएगा अरस्तु की पृष्ठभूमि, और फिर हम उनके विचार को भी उसी पृष्ठभूमि में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए पहले हम उनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, प्लेटो और अरस्तु का। आइए अब हम दो ग्रीक महान विद्वान प्लेटो और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि जो अरस्तु महोदय हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत और दर्शन का जो एक आधारशिला है वो कहीं ना कहीं प्लेटो से ली है। और इसके अलावा जो उनका ग्रंथ है, अंतिम ग्रंथ है लॉज, उससे अरस्तु महोदय बहुत प्रभावित माने जाते हैं। और हमें अरस्तु महोदय के दर्शन को समझने से पहले थोड़ा सा इसे भी देख लेना चाहिए। मैक्सी महोदय के यहाँ एक कथन है कि अरस्तु के अभाव में प्लेटो, जो कि इनके गुरु थे, और प्लेटो और उनका विद्यालय अपूर्ण रहता, यानी कुछ कमी रहती अगर अरस्तु जैसे शिष्य उनको ना मिला होता। किंतु प्लेटो के अभाव में शिष्य अरस्तु और उनका विद्यालय असंभव ही था। यानी ये अरस्तु के ऊपर प्लेटो की छाप हमें स्पष्टता इस कथन से दिखाई देती है कि भले ही हम ऐसा मान सकते हैं कि अरस्तु अगर ना मिले होते प्लेटो को तो उनका विद्यालय अपूर्ण रहता और उनका दर्शन भी अपूर्ण हो सकता था या उतना अच्छा ना होता। लेकिन अगर प्लेटो ना होते तो उनका शिष्य अरस्तु और उनका विद्यालय दोनों ही असंभव था जिस रूप में आज हम उन्हें जानते हैं। आइए पहले हम इनके मध्य कुछ असमानताओं की बात कर लेते हैं। क्योंकि प्लेटो अपने प्रारंभिक जीवन में व्यवहारवादी ना होके एक आदर्शवादी टाइप का हुआ करता था, तो उसका दर्शन कुछ अलग था। और अरस्तु, जो कि एक वैज्ञानिक पद्धति का जन्मदाता माना जाता है, वह कुछ अलग दर्शन का प्रतिपादक रहा है।
तो चलिए देखते हैं, प्लेटो को राजनीतिक दर्शन जबकि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। यहाँ आप समझिए दो अलग अलग चीजें, एक दर्शन और एक विज्ञान। जो प्लेटो है वो आदर्शवादी बातें किया करते थे और वो उनकी राजनीति दर्शन से जुड़ी हुई थी, जबकि जो अरस्तु है उनकी राजनीति विज्ञान से जुड़ी हुई थी, वो वैज्ञानिक थे, व्यवहारिक थे। अगला देखिए, प्लेटो निगमनात्मक पद्धति जबकि उनका शिष्य अरस्तु मुख्य रूप से आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता था। इसे दार्शनिक पद्धति कहा जाता है और इसे वैज्ञानिक पद्धति भी कहा जाता है। आप इसे देख चुके होंगे और आगे भी जब हम अरस्तु की पद्धतियों की चर्चा करेंगे तो इसे और देख लेंगे। इसी के अलावा एक अन्य अंतर यह भी है कि इस प्रकार प्लेटो को राजनीतिक आदर्शवादी कहा जाता है, आदर्शवादी बातें करता है, रिपब्लिक के निर्माण की, आदर्श राज्य के निर्माण की, जबकि अरस्तु जो है वो व्यवहारिक आदमी है, यथार्थ आदमी है, जो कानूनों के शासन की बात करते हैं, संविधानों की तुलना की बात करते हैं और नागरिकता का नियम लेके आते हैं और दास प्रथा पर भी व्यापक वर्णन उन्होंने किया है। और जो उनका आदर्श राज्य है पॉलिटी, उसमें भी वो मध्यम वर्ग के शासन की बात करते हैं। इसके अलावा वो मिश्रित संविधान की बात करते हैं। तो यह व्यवहारवादी अधिक थे और इसीलिए फोस्टर महोदय ने कहा है कि अरस्तु जो है शुद्धतः सिद्धांतकार थे, जबकि प्लेटो दार्शनिक होने के कारण ऐसा नहीं कर पाए। आइए अब असमानताओं के बाद हम देखते हैं कि इनमें समानताएं क्या क्या थी, यानी दोनों में के दर्शन में और दोनों के सोचने समझने के तरीके में क्या समानताएं थी। तो यहाँ टेलर महोदय का एक कथन है कि अरस्तु हर स्तर पर प्लेटोवादी है, यानी उसके गुरु का प्रभाव उसके पूरे दर्शन पर दिखाई देता है। अपने दर्शन के इसी प्लेटोनिक तत्व के कारण वह मानव मस्तिष्क पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। आइए अब हम इन दोनों के बीच कुछ समानताओं को भी देख लेते हैं। और पहली है, जहां प्लेटो की द लॉज की विचारधारा का अवसान होता है, यानी द लॉज खत्म होती है, वहीं से अरस्तु के पॉलिटिक्स की विचार गंगा का आरंभ होता है। यानी दोनों में व्यापक समानताएं हैं, दोनों एक दूसरे इंटरकनेक्ट मानी जाती हैं। इसी के साथ दूसरी समानता है, अरस्तु के मिश्रित संविधान और विधि का शासन के विचार प्लेटो के द लॉज से तथा राज्यों का जो वर्गीकरण अरस्तु महोदय ने समझाया है उसका विचार भी प्लेटो के स्टेट्समैन ग्रंथ से लिया गया है। और अगली एक समानता है कि प्लेटो और अरस्तु जो दोनों हैं वो कुलीन शासन यानी एक क्रीमी लेयर जो होती है मलाईदार परत राज्य की एरिस्टोक्रेसी, उसमें विश्वास रखते थे। यह लोकतंत्र या जनतंत्र के कटु आलोचक माने जाते हैं। इसी के साथ अब हम इस लेक्चर को समाप्त करने वाले हैं और अगले लेक्चर में हम इनके दर्शन को व्यापक रूप से देखेंगे, जहां इनके आदर्श राज्य पॉलिटी की हम चर्चा करने वाले हैं और इसके बाद उनका नागरिकता सिद्धांत, उनका दासत्व से संबंधित सिद्धांत, ज्ञान की 3 श्रेणियां और फिर इसके बाद एक और उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है औसत का सिद्धांत या स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत। इसे हम अगले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।